हेलो फ्रेंड्स। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो है चैप्टर नंबर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। उसका जो हमारा पहला वाला वीडियो था उसमें हमने कहां तक बात कर लिया था। उसमें हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो होता है उसका जो क्लासिफिकेशन तक वहां तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब हर सोर्स पे बात होगा यहाँ पे कि हर एक सोर्स का थोड़ा सा मीनिंग बताएगा, फिर मेरिट और डिमेरिट बताएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो है हमारा टॉपिक क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। A business can raise funds from various sources. Each of the source has unique characteristics. सबका अपना अपना unique characteristics है, which must be properly understood. तो कोई भी कौन सा हम फाइनेंस का सोर्स चूज करेंगे उसके लिए जरूरी है कि सबका अपना अपना जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिट और डिमेरिट है वो देख लें, तभी हम बेस्ट वाला चूज कर पाएंगे। देयर इज नॉट अ सिंगल बेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड पर्पस, cost and associated risk, a choice may be made about the source of to be used। ठीक है, यानी ऐसे हम कुछ भी बोल नहीं सकते कि शेयर बेहतर है या डिवेंचर बेहतर है। ठीक है, यस सर। इसमें क्या होता है, सीधे सीधे हम सिचुएशन पे बेस्ड है, फिर पैसा मुझे किस चीज के लिए चाहिए, यानी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे डिटरमाइन होगा कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है, यानी उस सिचुएशन में कौन सा बेस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यस इफ अ सर। बिजनेस वांट्स टू रेज फंड्स फॉर मीटिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर फिक्स्ड कैपिटल के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म फंड्स में बी रिक्वायर्ड which can be raised in the form of bond fund or borrowed fund। ठीक है, similarly if the purpose is to meet day to day requirements of the business, short term finance may be tapped। ठीक है, यही बता रहा कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म सोर्स, और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आप ऑनर्स तो फंड के लॉन्ग साथ टर्म भी जा सकते सोर्स। हैं और कुछ लॉन्ग टर्म फंड के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, a brief description of various sources along with their advantage and limitation is given below। अब सबका सबका बात करेगा उसका मीनिंग क्या है और उसका मेरिट डिमेरिट क्या है। A company generally does not distribute all the earnings amongst the shareholder as dividend। देखो, कंपनी को जो भी पहले क्या करते हैं, कंपनी इनकम कमाती है उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देती है, उसके बाद अगर किसी को इंटरेस्ट पे करना है वो इंटरेस्ट भी माइनस कर देती है, फिर जो उसका पैसा बचता है उस पर टैक्स पे करती है। टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो किसका होता है? शेयर होल्डर्स का। किसका होता है वो शेयर पैसा? होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स का। अब कंपनी के पास ये ऑप्शन आ जाता है, बल्कि ये ऑप्शन वही शेयर होल्डर से पूछ के ही मिलता है उसको कि क्या वो डिविडेंड लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो कितना, 100% या उससे कम। ठीक है, तो 100% डिविडेंड, 100% कहने का मतलब जितना प्रॉफिट हुआ सारा लेना चाहते हैं या नहीं। अगर सारा नहीं लिया तो उस पैसे को लेके फिर से इन्वेस्ट कर देंगे, उसी को हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। अ पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग मे बी रिटेन्ड in the business for use in the future, this is known as retained earning। definition यही है, a portion of net profit net earning may be retained in the business for use in future, this is known as retained earning। ठीक है, it is a source of internal financing। अगर हम इंटरनल एक्सटर्नल में क्लासिफाई करें तो ये क्या हो गया हमारा? इंटरनल फाइनेंसिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग, फ्लोगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। इसका अलग अलग नाम है। पहला इसको क्या बोलते हैं? एक तो रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। अच्छा, ये कौन यस सा सर। फाइनेंसिंग है? इंटरनल फाइनेंसिंग, क्योंकि ये किसका है? ऑनर का ही पार्ट है, और ऑनर इंटरनल यस है तो इंटरनल फाइनेंसिंग। इसका दूसरा नाम और क्या बोल सकते हैं? सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, और इसका टेक्निकल थोड़ा सा टर्म बोल सकता है फ्लॉगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ उसी को फिर से लगा दिया बिजनेस में। ठीक है, द प्रॉफिट अवेलेबल यस। फॉर फ्लॉगिंग बैक इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द मेनी फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट। अगर किसी बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ज्यादा हो सकता है रिटेन अर्निंग। डिविडेंड अगर कम दिए तो कम हो सकता है। अगर एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी देखो एक बात बताओ, प्रॉफिट किस बिजनेस में ज्यादा होगा? जो बहुत टाइम से है या कम टाइम से है? किसको प्रॉफिट ज्यादा होगा? जो ज्यादा टाइम का है, मतलब हाँ। ज्यादा टाइम से जो बिजनेस है। तो अगर मेरा बिजनेस का एज ज्यादा है तो फिर रिटेन अर्निंग ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके केस में ज्यादा प्रॉफिट होता है। ठीक है, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हम इसका मेरिट क्या है। क्या बात करते हैं इसका मेरिट क्या है? Merit. The merit of retained earning as the source of finance are as follows. Retained earning is a permanent source of fund available to an organization. क्या है? Permanent source of fund. एक बार ले लिया तो बिजनेस को फिर पैसा वापस करने का कोई जरूरत नहीं होता है। दूसरा, it doesn't involve any explicit cost in form of interest, dividend और flotation cost. यानी कि देखो, पहले तो समझो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है, बात समझे? Yes, sir. लोगों को ये बात पता चलेगा ना कि कंपनी को यहाँ से पैसा चाहिए, तो कंपनी उनको पहले ये बताएगी कि मुझे पैसा चाहिए, आप लोग दो। तो पैसा उठाने के लिए बहुत सारा खर्च, ब्रोकरेज देना पड़ता है, कमीशन पे करना पड़ता है, बात समझ रहे हो? ये सब हाँ सर। फ्लोटेशन कॉस्ट में आता है। आगे इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो एक चीज देखो बिजनेस ने, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। मान लो मेरा बिजनेस है, उसमें 100 करोड़ कैपिटल है। कैपिटल कितना है? 100 करोड़। 100 crores. अब प्रॉफिट हुआ उसको एक पहले ईयर में 10 करोड़, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ? 10 10 करोड़। crore. अब ये नो डिविडेंड, डिविडेंड नहीं दिया हम लोगों ने, ठीक है, डिविडेंड Okay, sir. नहीं दिया। तो अब बताओ अगले साल बिजनेस के पास कितना पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए? 110 करोड़ हुआ। Yes, sir. लेकिन नेक्स्ट ईयर जो ये अगर मान लो डिविडेंड देंगे, तो वो डिविडेंड किसको सोच के देंगे? 110 पे देंगे या 100 पे देंगे? 100 पे ही देंगे, ठीक है। वैसे दिमाग, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनको पता है कि ये 110 पे देंगे, लेकिन एक्चुअली 100 पे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। बस ये ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन बात समझ रहे हो ध्यान से? Okay, sir. तो यही बोल रहा है कि जो हमारा 10 का रिटेन्ड अर्निंग है, उसमें कोई एक्स्ट्रा मुझे नहीं इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं कोई डिविडेंड देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली थोड़ा बहुत देते जरूर है, ठीक है, देते हैं, Yes, ठीक। sir. अगला, as the funds are generated internally there is greater degree of operational freedom and flexibility, ठीक है। अब बिजनेस के अंदर से ही पैसा आ गया तो ऑपरेशनल फ्रीडम है, यानी कि उसको कैसे भी आप यूज कर सकते हैं, कोई ज्यादा फाउंडेशन नहीं होता और फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। ये इसका मेरिट Yes, है। sir. अगला, इट इनहेंसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ठीक है। अब एक बात बताओ होता क्या है, देखो इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ईयर में बिजनेस ने क्या कमाया? 10 करोड़ का प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या करते हैं बिजनेसेस, 10 करोड़ कमाया ना, इसको थोड़ा सा पहले डिलीट नहीं करते, एक सेकंड थोड़ा सा। 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब बिजनेस Yes, क्या sir. करती है, देखो बिजनेस इसमें से डिविडेंड दे देगी, मान लो 5 करोड़। कितना? और रिटेन कितना कर 5 लिया? crore. 5 करोड़। रुको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको 4 करोड़ कर देते हैं, इसको 4 करोड़ कर देते हैं, और इसको हम 6 करोड़ हो गया, ठीक है, रिटेन Yes, sir. अर्निंग। अब देखो नेक्स्ट ईयर क्या होगा। नेक्स्ट ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी को हो गया लॉस, क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का? मान लो Loss. 4 करोड़ का। तो बताओ जो कैपिटल वो है शेयर होल्डर, उनका भरोसा उठेगा या नहीं उठेगा? उठ जाएगा ना, Shareholder. थोड़ा बहुत, थोड़ा तो हैम्पर होगा भरोसा। अब हाँ, क्या थोड़ा. करेगा? इस रिटेन्ड अर्निंग को यूज कर लेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि वो तो पैसा है ना अभी उसके पास, बिजनेस के पास, और Yes, इस sir. बार डिविडेंड 2 करोड़ दे देगा, समझ रहे हो? Yes, sir. तो यही बात ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक? क्या कि it enhances the capacity of the business to absorb unexpected losses। जो अनएक्सपेक्टेड आगे लॉस हो सकता है उसको एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसे एब्जॉर्ब हुआ अभी, ठीक है। इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। देखो एक बात बताओ, ये वैसे मेरिट क्या ही बोले, ये तो तुमको पागल बनाना हुआ। देखो एक बात बताओ, मान लो कंपनी का 100 करोड़ का शेयर था, टोटल कैपिटल कितना था? सॉरी 100 करोड़, ठीक 100 है। crore.
और नंबर ऑफ शेयर्स था हमारा 100, नहीं 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 नहीं, नहीं 100 लाख था कितना, या 1 करोड़ सीधे बोलो तो, है ना, 1 करोड़ था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में, कब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग पर शेयर प्राइस कितना हो गया, 100 करोड़ यस सर डिवाइडेड बाई 1 करोड़ शेयर है, यानी 100 हो हाँ गया। तो अब एक बात बताओ, जब हमने पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि उसके बाद हमारा वही शेयर 110 करोड़ का हो गया सारा का सारा, और डिवाइडेड बाई 1 करोड़, तो बताओ लॉजिकली अगर बात किया जाए तो वो अब मेरा एक शेयर कितने का हो गया, 110, यस ठीक है सर ना। तो यही बात ये बोल रहा है कि अगर उसी पैसे को हम री इन्वेस्ट कर देते हैं तो अल्टीमेटली बिजनेस का जो मार्केट प्राइस होता है शेयर का, वो बढ़ जाता है। तो भैया तुम उसको प्रॉफिट दे दिए होते, तुम ये भी तो देखो। एक बात बताओ, थोड़ा सा और हम डीप में जा रहे हैं, मजा आ रहा है ना वैसे। यस सर चलो देखो ध्यान से, अगर हम लॉजिकली बात करें तो ये 100 करोड़ का था। अब 1 साल बाद जो यही लोग हैं, ये लोग, इनके पास कितना पैसा होना चाहिए, 100 प्लस 10, क्योंकि 10 का प्रॉफिट कमा चुके थे वो तो उनका 110 है ना। कि ये जो तुम 10 करोड़ बढ़ा रहे हो, क्या तुम बढ़ा रहे हो या उनका बढ़ना ही था, वैसे ही बढ़ना बढ़ा है था। ये तो प्रॉफिट की वजह से बढ़ा है, ये ऐसा थोड़े कि रिटेन अर्निंग कर लिया तब बढ़ गया था। एक काम करो, ये हाँ 10 करोड़ तुम उनको डिविडेंड के रूप में दो, फिर बढ़ा के दिखा, नहीं बढ़ा सकते हो ना। ये बढ़ा क्यों है, यस सर क्योंकि आपने उसको रिटेन रख लिया, तो पैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया डिविडेंड के नाम से, यही बात यहाँ पे बोल रहा है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट, मतलब ठीक है, पॉइंट बोलो या जो भी बोलो, बात समझ गया ना इसका। यस सर अगला है हमारा रिटेन अर्निंग का लिमिटेशन। Retained earning as a source of fund has following limitation. Excessive plugging back may cause dissatisfaction amongst the shareholder. एक बात देखो, और बिजनेस के अंदर जो भी काम होता है वो कैसे होता है, वोटिंग के थ्रू होता है। किस चीज यस के सर थ्रू होता है, वोटिंग के थ्रू। वोटिंग के थ्रू और वोट में जीतने के लिए कितना चाहिए, 50 से ज्यादा, 50% से ज्यादा। यानी कि यस अगर सर मान लो 51% लोगों ने वोट किया, 49 ने बोला कि नहीं, मान लो 51 बोल रहे हैं कि हाँ जी रिटेन कर लो, क्या कर लो, रिटेंड कर लो ये बोल रहे हैं नो रिटेंशन। डिविडेंड हाँ सीधे बोलो डिविडेंड देना चाहते हैं, समझ में आ रहा है तुमको, ये बोल रहे हैं डिविडेंड। यस तो होगा क्या, वैसे रिटेन ही किया जाएगा। रिटेंड होगा तो बताओ तुम अल्टीमेटली इन 49% के साथ थोड़ा उनका हिट होगा या नहीं होगा, उनका भरोसा। तो यस यही बोल सर रहा कि हमेशा मत करो, ठीक है, एक्सेसिव हर बार तुम बोल रहे हो। एक बात बताओ, एक काम करो, तुमको हम बोल रहे हैं, तुम एक काम करो, हमको अभी 1 करोड़ रुपया दो, कितना दो, थोड़ा तुम भी बताना, तुम फील करना, 1 कितना, करोड़ 1 करोड़ रुपया दो मुझे। बताओ आज के डेट में तुम अगर बैंक में अगर वो 1 करोड़ रखोगे तो कितना रुपया मिलेगा तुमको, मतलब इंटरेस्ट रेट का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 64 मान लो 10%, ज्यादा से ज्यादा होगा वो भी तो 10, अभी 7-8 चल रहा है, ठीक है, 10%। हम यस तुमको बोल रहे हैं हम तुमको देंगे 50%। बताओ तुम हमको दोगे कि नहीं दोगे, दे सकते हो ना। अदर यस थिंग सर बीइंग कांस्टेंट, अब मत सोचना कि आप लेके भाग गए, ये सब छोड़ो, मतलब अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मैं सीधे बोल रहा हूँ 50% दूंगा, तुम दोगे कि नहीं दोगे। यस सर अब एक काम करते हैं, इस 50% को फिर हम हर साल तुमको इसमें बढ़ा देंगे। जैसे फर्स्ट ईयर तुम्हारा 1 करोड़ 5, मतलब 1.5 करोड़, फिर ऐसे ही 50-50% बढ़ता रहेगा, और ये तुमको पैसा जिंदगी भर रहेगा मेरे पास, बस बढ़ता रहेगा। क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, मतलब 100 साल बाद भी बढ़ता रहेगा, बस बढ़ता रहेगा। क्या होगा, बताओ बढ़ता ही तुम क्या रहेगा बोलोगे, लोगे या नहीं लोगे, यस लोगे, मतलब इन्वेस्ट करोगे, ये पैसा आपके पास ही रहेगा हमेशा जिंदगी भर। वही तो बात बोल रहा हूँ मैं, तुमको 50% में दे रहा हूँ, और तुमको मैं अपने बुक्स में दिखाऊंगा भी कि हाँ मुझे तुमको देना है कितना पैसा, 1.5 करोड़, 50 फिर उससे 50% ज्यादा, फिर हर साल दिखाऊंगा। मतलब लीगली मैं तुमको दे रहा हूँ, लेकिन तुमको हाथ में नहीं मिल रहा है। बात समझ रहे हो, ओके तो सर कोई एग्री होगा मतलब या नहीं सिर्फ होगा। दिखा रहे हो बस हाँ, मतलब मैं तुमको एक्चुअल दे रहा हूँ, लेकिन बस तुम्हारा प्रिंसिपल बढ़ा दे रहा हूँ। तुम जो 1 करोड़ दिए थे पैसा,
वो मे बी 10 साल बाद, मान लो, मतलब वैसे ही बोल रहा हूँ, 10 साल बाद हो सकता है वो तुम्हारा बुक्स में, 1 सेकंड, 10 साल बाद यानी 5 गुना, यानी 6 लाख 6 करोड़ हो जाए, प्लस और भी कुछ होगा, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट तो मान लो अगले साल 1.5 करोड़ पे मिलेगा, फिर ऐसे ऐसे यस सर। ऑन ऑन एवरेज 6 करोड़ के आसपास होगा। फिर 100 साल बाद कितना होगा? 100 साल बाद 51 करोड़ होगा। तुम मन में खुश रहो, लेकिन तुमको ये पैसा मिलेगा नहीं ना, क्योंकि हमारा टर्म यस ही है कि सर। हम वापस नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो बताओ डिससेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं? हर साल प्रॉफिट हो रहा है। एक बात होगा बताओ, सर। मैंने जो कंपनी में पैसे लगाया, पैसा कमाने के लिए लगाया है ना, यस सर। तो यहाँ पे हर साल तुम उस पैसे को री इन्वेस्ट कर ले रहा हो, तो मुझे क्या मिला? तो यही बोल रहा है कि ज्यादा अगर प्लगिंग बैक करोगे तो डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा शेयर होल्डर में, ठीक है? तो यस इसलिए सर। थोड़ा बहुत डिविडेंड भी साथ साथ देते रहना चाहिए बिजनेस को, ठीक है? इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड, ठीक है? क्योंकि देखो, बिजनेस में प्रॉफिट होना सर्टेन है या अनसर्टेन है? अनसर्टेन है। यस सर। तो इसका मतलब कोई कंपनी इस भरोसे नहीं रह सकती है कि अगले साल हमारा प्रॉफिट होगा, हम उससे रिटेन अर्निंग लेके इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं कर सकता है बिजनेस, नहीं ठीक है? कर क्योंकि सकती। प्रॉफिट होना अनसर्टेन है। अनसर्टेन है। अगला, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट associated with these funds is not recognized by many firms. This may lead to suboptimal use of funds. एक बात बोलो, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि अगली बार बिजनेस जो इंटरेस्ट देगी वो क्या सोच के देगी? वो ये सोच के देगी ना कि 100 करोड़ पे ही देना है मुझे इंटरेस्ट, हाँ। 110 तो नहीं सोचेगा ना। तो यानी कि उसको अब ये बात दिख रहा है कि अब भले ही उसके पास है 110 करोड़ रुपया, लेकिन उसको इंटरेस्ट दस लेकिन 100 100 करोड़ करोड़ पे पे देना ही है। तो देगी। ये 10 करोड़ का यूज वो मिस यूज कर सकती है, यानी सीरियस नहीं लेगी। जैसे वो है ना कि जिस चीज में तुम्हारा पैसा लगता है उसका ज्यादा वैल्यू करते हो, ऐसा करके, ठीक है? तो यही बात बोल रहा है कि यस सर। हो सकता है कि इस वजह से वो लीनियंट हो जाए, बिजनेस हमारा कौन हो जाए? बिजनेस लीनियंट हो जाए, लीनियंट। यानी ध्यान ना दे ज्यादा, ठीक है? दूसरा है हमारा, पहला तो हमने कंप्लीट कर लिया रिटेन अर्निंग, दूसरा हमारा ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बताओ यहाँ पे मुझे पैसा, जो हम बात कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ फंड में, पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं? यस। सोर्सेस ऑफ फंड में पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स में तो हम पैसा ले रहे हैं। ले रहे हैं। तो यानी ट्रेड क्रेडिट कहने का मतलब मेरे लिए वो कौन होगा? क्रेडिटर। उसके लिए भले ही मैं कौन होऊंगा? डेटर। उसके लिए कौन होगा? डेटर। मैं होऊंगा उसके लिए डेटर, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ पे किस एंगल से बात हो रहा है? क्रेडिटर की बात। यानी क्रेडिटर। कि अगर मुझे कोई गुड्स, यानी जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, या सर्विस उधार दे, क्या उधार, 2 से 4 महीना, यानी विद इन 1 ईयर के लिए होता है ये नॉर्मली, तो इसको हम ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है? ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ सप्लाईज विदाउट द इमीडिएट कैश पेमेंट, यानी सप्लाई मिल जाता है और कैश को पेमेंट थोड़े दिन बाद करना होता है। सच क्रेडिट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बायर ऑफ गुड्स एज सन्ड्री सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर। या कभी कभी अकाउंट्स पेबल यानी बिल्स पेबल। याद आ रहा है बिल्स पेबल? बिल्स ऑफ यस एक्सचेंज सर। वाला चैप्टर, बिल्स पेबल भी इसे बोलते हैं, ठीक है? ट्रेड क्रेडिट is commonly used by the business organization as a source of, ये शॉर्ट टर्म के लिए है अवेलेबल, तो इसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बोलेंगे, ठीक है? इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर हु हैव रीजनेबल एक्सेस टू द फाइनेंशियल स्टैंडिंग एंड गुडविल। एक बात बताओ, अभी एक नया हम बिजनेस ओपन किए हुए हैं, क्या कोई मुझे सामान उधार देगा? नहीं देगा, ठीक है? यानी नो जो सर। जिसका धीरे धीरे मार्केट में गुडविल बनता है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग होता है, हो सकता है, जैसे देखो, हो सकता है कि ऑलरेडी मेरा फाइनेंशियल स्टैंडिंग अच्छा है या गुडविल मार्केट में अच्छा है, ठीक है, तो मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं अच्छा तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है? दी न्यू वॉल्यूम स्टार्टअप एंड, को नहीं मिलेगा। हाँ, दी वॉल्यूम एंड पीरियड of credit extended depends on other factor, reputation or purchasing and financial position of the seller, volume of purchase, past, past record of the payment and degree of competition in the market. Terms of trade credit may vary from one industry to another and from one person to another. A firm may also offer different credit to different customer. क्या बोल रहा है क्रक्स में मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो, एक बात बता, अगर मेरा कोई क्रेडिटर है, कौन है?
क्रेडिटर। क्रेडिटर। तो मैं क्या चाहूंगा, क्रेडिट का पीरियड हायर इज बेटर या लोअर इज बेटर, ज्यादा हो वो अच्छा है या कम हो वो अच्छा है, बोलो। ये जो क्रेडिटर है ये मतलब मेरा हम है क्रेडिटर क्या? है, अच्छा, मेरा वो मेरा क्रेडिट। क्रेडिटर है। तो क्रेडिट पीरियड ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? तो मेरा मेरा क्रेडिटर है, इसका मतलब मतलब मुझे तुम क्या चाहोगे, ज्यादा टाइम के लिए तुमको पैसा उधार मिले या कम टाइम के लिए? ज्यादा टाइम के लिए। तो क्रेडिटर है तो तुमको उसको बाद में पैसा वापस करना है, तो तुम चाहोगे कि हायर हायर पीरियड के टाइम लिए। मिले। हाँ, हायर इज बेटर। ठीक है। तो अब तुमको ज्यादा अगर चाहिए, देखो एक ही बिजनेस अपने अलग अलग कस्टमर को अलग अलग पीरियड, क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करती है, या हो सकता है करती भी हो या नहीं भी करती हो। अच्छा, ये कैसे डिसाइड वो करती होगी? एक बात बताओ, अगर कोई क्रेडिट, एक तुम समझो, हम कौन है इस सेंस में, क्योंकि हमें पैसा बाद में पे करना है, यानी हम उसके डेटर है, वो मेरा क्रेडिटर है। बात समझ रहे हो? तो क्रेडिट पीरियड देने टाइम क्या सोचना चाहिए, अगर वो ज्यादा परचेस करता हो, अगर वो ज्यादा परचेस करता होगा तो उसको ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा पीरियड? तो ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी को उससे ज्यादा फायदा है। ठीक है। सेम, यस। अगर उसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, क्या अच्छा है, पास्ट रिकॉर्ड। यानी हर बार वो बढ़िया से पैसा वापस कर देता है, तो फिर मिल जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे देखो कंपनी, जो बैंक्स होते हैं स्टार्टिंग में जो क्रेडिट कार्ड इशू होता है, स्टार्टिंग में क्रेडिट कार्ड पे मान लो 10,000 का ये देते हैं कुछ दिन के लिए, जैसे ही देखता है कि 10,000 के बाद बढ़िया से पे कर 30,000 कर देता है, फिर 70,000 कर देता है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, फिर 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसा होता रहता है। ठीक है, यानी धीरे धीरे रिकॉर्ड बनता रहता है और उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे और बेनिफिट मिलता है। ठीक है। यस। अच्छा, मार्केट में अगर ज्यादा कंपटीशन है, मुझे पता है कि अगर मुझे ए कस्टमर ए सॉरी सप्लायर ए से नहीं क्रेडिट पीरियड मिलेगा तो सप्लायर बी के पास चला जाऊंगा, तो बताओ सप्लायर ए ज्यादा देगा या नहीं देगा? जो सप्लायर बी ने ज्यादा खरीदे नहीं, मतलब। देखो मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरे पास दो सप्लायर्स है, सप्लायर ए और सप्लायर बी। मैं पहले गया सप्लायर ए के पास, मैंने उसको बोला, उसने बोला कि 30 दिन का दे रहा हूँ, मैंने उसको बोला कि 50 दिन दो, क्योंकि बी दे रहा है, तुम अगर नहीं दोगे तो मैं बी के पास चला जाऊंगा, तो बताओ सप्लायर ए देगा या नहीं देगा फिर? देगा सर। दे देगा, क्योंकि कंपटीशन, मतलब अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, दूसरा चीज मत सोचो फिर। ठीक है, तो अगर डिग्री ऑफ कंपटीशन है तो फिर वो दे देगा। अगर डिग्री, मान लो सप्लायर बी का ऑप्शन ही नहीं होता मुझे, तो मुझे 30 दिन ही एक्सेप्ट करना पड़ता। बात समझ रहे हो? तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जिन पे क्या डिपेंड करता है मेरा, कि कितने टाइम का क्रेडिट पीरियड मुझे मिलेगा। अब बात है कि इसका मेरिट क्या है और डिमेरिट क्या है। द इंपॉर्टेंट मेरिट ऑफ ट्रेड क्रेडिट एज आर एज फॉलो। ट्रेड क्रेडिट इज कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये कन्वीनियंट है, इजीली मिल जाता है। अच्छा, एक कंटिन्यूअस चीज सोर्स ध्यान ऑफ से सोचो, तो फाइनेंस। इसके लिए कोई ब्याज भी नहीं देना पड़ता है, बस सामान परचेस करना है, तो इजी है ना, और हमेशा मिलता रहेगा, यस। बस सही से पेमेंट करके जाओ उसको। ठीक है, ट्रेड क्रेडिट में बी रेडिली अवेलेबल इन कैश इन केस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर इज नॉन टू सेलर। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो जैसे बैंक में लोन लेने जाओगे तो उसमें में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, वो पेपर डॉक्यूमेंट्स ये सब करते चेक करते। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा यस। क्रेडिट वर्दीनेस सही है तो ट्रेड क्रेडिट, जो तुम्हारा सप्लायर है, इजीली अभी जाओ अभी सामान मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर नीड्स टू प्रमोट द सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेड क्रेडिट का जरूरत है किसी भी बिजनेस में। ठीक है, यानी हर एक बिजनेस के केस में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, if an यस सर। organization want to increase its inventory level in order to make expected rise in sales volume in the near future, it may use trade credit to finance the same। ठीक, अब ये सब पॉइंट ये बना रहे हैं, वैसे एक्चुअल पॉइंट नहीं। ये बोल रहा है कि अगर मान लो कोई सीजन आना है या पिक सीजन आना है तुम्हारे बिजनेस में, ठीक है, फेस्टिवल सीजन आना है,
तो फिर तुमको स्टॉक बढ़ाना है, तो तुम उसको रिक्वेस्ट करके सप्लायर को बोल दो कि क्रेडिट पे सामान दे दो। ठीक है, बात समझ रहे हो? वैसे अच्छा पॉइंट नहीं यस है। सर। इट डजंट क्रिएट एनी चार्ज, यही बात बोल रहा हूँ कि एनी, इसके लिए कोई एसेट पे भी चार्ज नहीं देना पड़ता, यानी सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता, सामान को गिरवी नहीं रखना पड़ता। ठीक है, यहाँ तक कि कॉस्ट भी इसका नहीं होता है। जैसे लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसमें तुमको कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड ये सब कुछ नहीं होता, इसमें कमीशन वमीशन कुछ नहीं होता। अगला हमारा इसका लिमिटेशन, ट्रेड क्रेडिट एज अ सोर्स ऑफ फंड हैज सर्टेन लिमिटेशन, availability of easy and flexible trade credit as a may induce the firm to indulge in over trading and which may add to the risk of the firm। ठीक है, अब देखो, अब तुमको सामान मिल जा रहा है फ्री में, उधारी में, फ्री मत बोलो, उधार में सामान मिल जा रहा है, तो अब हो जाएगा कि तुम पागल हो जाओगे, तो जितना मन उतना खरीद लोगे, यानी अपने आप को रिस्क में डाल दोगे बिजनेस को। देखो बिजनेस को कितना सामान परचेज करना चाहिए, जितना उसको पता है कि वो सेल कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको यस सामान सर। मिल रहा है इजीली, क्योंकि देखो सामान परचेज करते टाइम तो तुमको कैश नहीं देना ना उसको, तो बोलोगे जितना हाँ। आने आने दो आने दो आने दो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस रिस्क में जा सकता है। ठीक है, तो ये सोच समझ के यूज करना चाहिए। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट, यानी कि अब आप क्रेडिट वर्दीनेस गुडविल पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सप्लायर कितना ट्रेड क्रेडिट देगा, यानी अनलिमिटेड अवेलेबल नहीं होता, लिमिटेड होता है। ठीक है, it is generally a costly source of fund as compared to most other source of raising fund। ये क्यों पॉइंट बोल रहा है मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। इट इज जनरली कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कंपेयर टू मोस्ट अदर सोर्सेस ऑफ रेजिंग फंड। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। ठीक है, तुम अगर एग्री हो तो ठीक तुमको है। सीधे सीधे बोलना ये चाहता है कि कॉस्ट कम पड़ता है, सॉरी कॉस्ट ज्यादा पड़ता है बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि डेमेरिट है ना ये, मुझे तो कोई कॉस्ट नहीं दिख रहा है, सीधे 100 का सामान है तुम्हारा, तो एक काम करो 100 का सामान तुमको मिल जाएगा और तुमको बाद में 100 ही देना है, तो इसमें कॉस्ट कहाँ है? बात समझ रहे हो मेरा? एक ही कॉस्ट देंगे। हाँ, वो तो मैंने स्टॉक का कॉस्ट दिया है, इस चीज के लिए यस कॉस्ट सर। थोड़ी दिया। चलो वो जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं। रिटेन अर्निंग और ट्रेड क्रेडिट के बाद अगला हमारा फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री, इसमें क्या होगा? Factoring is a financial services under which the factor renders various service which includes। ठीक है, फैक्टरिंग में जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कुछ मुझे सर्विसेज देता है। फॉर एग्जांपल, पहला, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल with or without recourse and collection of the client's debt। Under this, the receivable on the account of the sale of goods and services are sold to the factor or at a certain discount। देखो होता क्या है, जैसे तुम बैंक का इसलिए एग्जांपल ले सकते हो। बैंक लोग क्या करता है, लोन देता है, अगर लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, लोन रिकवर। रिकवरी में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो क्या करता है, कुछ कंपनी होती है जिनका काम ही होता है, लोन रिकवरी कंपनी टाइप होती है। ठीक है, उनको ये सेल कर देगा। मान लो 1000 करोड़ का लोन है जो कि कंपनी रिकवर करने में कंपनी को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बेच देगी, मान लो 800 करोड़ में बेच देगी। अब ये लोन कौन रिकवर करेगा? वो जो फैक्टर है, फैक्टरिंग सर्विस जो कंपनी दे रहा है वो रिकवर करेगा। ठीक है, यानी बैंक का टेंशन खत्म ओके हो गया, सर। बैंक को उसी टाइम वो 800 करोड़ रुपया दे देगा, अब बाकी वो अपना रिकवर करता रहे और जो होगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। या ऐसा ही है हमारा बिल्स ऑफ डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद यस आ रहा है सर। कि वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्काउंटिंग करा लेते थे, वो भी इसी कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, यस सर। द फैक्टर्स, लेकिन उसमें उसके बाद अगर वहां से पैसा नहीं मिलता था, यानी डिसऑनर के केस में, फिर मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कुछ फीचर वहां का मैच हो रहा है लेकिन 100% नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो? यस सर। जैसे ये जो मैंने एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है। लिया, इसमें क्या है, अब उसका टेंशन है, मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, बैंक को एक बार 800 करोड़ मिल गया। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले केस में हमारा क्या होता था कि नहीं मिला तो नहीं मेरा मिला तो फिर मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ठीक है, the factor becomes responsible for all the credit control and debt collection from the buyer and provides protection against any bad debt losses to the firm। ठीक है, कोई भी लॉस हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फैक्टर लेके रहेगा। ठीक है, there are two method of factoring, recourse and non recourse। under recourse factoring the client is not protected against the risk of bad debt। वही, अच्छा, अब इसमें फैक्टरिंग में दो है, पहला
recourse. recourse का मतलब क्या हुआ? The client is not protected against the risk of bad debt. ये recourse हमारा bills of exchange वाला मैच हो जाएगा, ठीक है, bills of Yes, exchange sir. वाला बात समझ रहे हो कि अगर पैसा नहीं मिला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा, ठीक है। और दूसरा नॉन कोर्स में उसका हो जाएगा, फैक्टरिंग का हो जाएगा, समझ गए बात? Yes, sir. On the other hand, the factor assumes the entire credit risk. ये वाला याद कर लेना, ठीक है, कोर्स और नॉन कोर्स, अच्छा पॉइंट है। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे और टाइम दो। अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग, the client is not protected against the risk of bad debt. On the other hand, the factor assumes the entire credit risk under non-course factoring. That is, full amount of invoice is paid to the client in the event of the bad debt becoming bad. ठीक है, यानी यहाँ पे रिस्क उसका होता है, वहां पे उसी कंपनी का होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स ETC। दूसरा काम क्या है? देखो, बैंक लोन देने से पहले वो चेक करता है कि क्या आप उस लोन को लेने के का औकात है कि नहीं आपका, यानी आप कैपेबल है या नहीं, आपका क्रेडिट वर्दीनेस है या नहीं। तो ये क्रेडिट वर्दीनेस बैंक जाके चेक नहीं करता, वो क्या करता है, उन्हीं फैक्टर से चेक करवाता है कि जाके आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। Okay, sir. Factors hold large amount of information about the trading history of the firm. उनके पास बहुत इंफॉर्मेशन होता है, उनका काम ही है यही, ठीक है। This can be valuable to those who are using factoring services and can thereby avoid doing business with the customer. अब उसी बिहार पे वो डिसाइड कर लेंगे जो भी उसका कस्टमर है उसके साथ अपना बिजनेस करना है या नहीं। Factors may also offer relevant consultancy services in the area of finance and marketing. इनका तीसरा काम ये भी हो सकता है कि कंसल्टेंसी सर्विस दे सकते हैं, ठीक है, किस एरिया में, एरिया ऑफ फाइनेंस और मार्केटिंग। द फैक्टर चार्जेस फी फॉर द सर्विस रेंडर। अब उनका यही काम है तो फ्री में तो करेंगे नहीं, सर्विस के लिए पैसा चार्ज करेंगे, ठीक है। अब ये फैक्टरिंग अपीयर्ड ऑन द इंडियन फाइनेंशियल सीन ओनली इन द अर्ली 90s एज द रिजल्ट ऑफ RBI इनिशिएटिव, यानी 1990 के बाद शुरू हुआ, ठीक है। The organization that provides such services include SBI Factors and Commercial Services. कुछ ऐसे कंपनी है जो यहाँ पे इस सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल SBI Factor Commercial Services Limited, कैनरा कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड, फोरमोस्ट फैक्टर्स लिमिटेड, ये सब है जो कि काम कर रहा है, ठीक है, ये याद नहीं करना है। In addition, many non-banking finance company and other agencies provide factoring services. इनके अलावा और भी कंपनी हैं जो कि काम कर रही है। अब बात करते हैं हम इसका मेरिट क्या है। तो मेरिट क्या है इसका? The merit of factoring as a source of finance are as follow. Obtaining funds through factoring is cheaper than financing through other means like bank credit, ठीक है। इनके थ्रू पैसा लेना ज्यादा सस्ता है as compared to बैंक से, ठीक है। With cash flow accelerated by factoring, the client is able to meet his liability promptly as per when required, ठीक है। इससे पैसा इजीली आ जाता है, तो जो भी लायबिलिटी होता है वो इजीली हम उसको पे कर देते हैं। अगला हमारा, फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फंड इज फ्लेक्सिबल एंड इंश्योर्स अ डेफिनिट पैटर्न्स ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम क्रेडिट सेल। इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फॉर द डेट दैट अ फर्म माइट अदरवाइज अनेबल टू ऑब्टेन। यहाँ पे मुझे जैसे देखो, मान लो मैंने क्रेडिट पे सेल किया, मुझे पैसा कब मिलेगा कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो पहले ही डिस्कस हो जाता है कि आप कितना पैसा किस किस टाइम पे मुझे इशू करोगे, ठीक है। इट डजंट क्रिएट एनी चार्ज, और ये कोई सिक्योरिटी भी नहीं रखता है। The client can concentrate on other functional area of the business. अब इससे क्या हुआ, बिजनेस के पास इजीली पैसा अवेलेबल है तो वो अपने मेन काम पे फोकस कर सकता है उसके बाद, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस का, ठीक है। लिमिटेशन, the limitation of factoring as a source of finance are as follows. This source is expensive when the invoices are numerous and smaller in amount. अब देखो, मेरिट में बोल रहे हो कि वहां पे ये एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्टली नहीं है, और यहाँ पे आप कॉस्टली बोल रहे हो, क्या लॉजिक है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, खुद ही समझ लेना तुम, ठीक। The advanced finance provided by the factor firm is generally available at higher interest cost and than the usual rate. मतलब देखो, अपने आप को ही कंट्राडिक्ट कर रहा है, दोनों तो पॉइंट वैसे सेम ही है, वो वहां पे एक्सपेंसिव हो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑब्टेनिंग फंड्स थ्रू फैक्टरिंग इज चीपर देन द फाइनेंसिंग थ्रू अदर मींस सच एज बैंक। गलत बोल रहा है ना? मेरा एक क्वेश्चन है,
हाँ बोलो। जैसे सर जो फैक्टरिंग है, हाँ हाँ। इसमें बैंक सबसे पहले जो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करता है लोन देते समय। हम्म। अगर फर्म का अगर फर्म का गुडविल बहुत अच्छा है तो तो इंटरेस्ट भी का, चेक करेगी। हाँ हाँ, मतलब देखो, गुडविल अच्छा है, अब गुडविल किस सेंस में तुम बोल रहे हो ये भी तो देखना है। गुडविल एक ही चीज से नहीं बनता ना। हम्म? मान लो ओके। अगर कोई क्रिकेट खेलने में अच्छा है, CRICKET होता है शायद, है ना, क्रिकेट खेलने में अच्छा है, इसका मतलब क्या उसको फुटबॉल पकड़ा दोगे और बोलोगे हाँ जी क्रिकेट अच्छा खेलता तो फुटबॉल भी अच्छा खेलेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो गुडविल किस सेंस यस में बोल सर। रहा हूँ, उस चीज, पैसा रिकवरी में गुडविल कैसा है, बात समझ रहे हो? ओके तो अगर उसमें है तो नॉर्मली, अगर देखो ये भी होता है, अगर गुडविल अच्छा है तो इंटरेस्ट कम लगेगा, गुडविल थोड़ा कम है, देखो इतना भी नहीं कि नेगेटिव में है, बात समझ रहे हो? जैसे 3-4 लेवल जी। होता है, मान लो गुडविल कम है लेकिन कम है ज्यादा है, तो है ज्यादा है में इंटरेस्ट कम होगा, है कम है में इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अब गुडविल है ही नहीं तो पैसा ही नहीं देना, बात खत्म, ठीक है। यस सर। तो इसका तीसरा जो लिमिटेशन है, द फैक्टर्स इज द थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल विद डीलिंग विद इट। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे हम अपने कस्टमर को सेल कर देना है, उससे उसको पैसा वापस लेना है, तो थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग होगा मेरे कस्टमर से। अच्छा बहुत सारा इंटरनल इंफॉर्मेशन भी थर्ड पार्टी से के पास चला जाएगा, तो थोड़ा सा ये यस रिस्की सर। है, ये एक अच्छा पॉइंट है इसका डिमेरिट में, ठीक है। और दूसरा यस। वो भी डिमेरिट ही है मेरे हिसाब से, ये भी यही लग रहा था, वो मेरिट में नहीं होना चाहिए था, जो कॉस्टली होता है ये, ठीक है। हम्म। यस सर। हम्म। अब बात करते हैं हम अगला, लीज फाइनेंसिंग का। A lease is a contractual agreement whereby one party, that is the owner of an asset, grants the other party the right to use the asset in return of the periodic payment, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे देखो बहुत सारी कंपनी यही करती है, मान लो एक स्कूल है, स्कूल को अपना काम कराने मतलब बच्चों के लाने ले जाने के लिए बस चाहिए, तो वो यस। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो बस खरीद ले या बस लीज पे ले ले। लीज का सिंपल टर्म्स में मतलब बोल सकते हैं रेंट, क्या, लीज का मतलब रेंट पे लेना, ठीक है। रेंट। अब अगर वो बस खरीदता तो उसको एक ही टाइम पे 30-40 लाख 50 लाख रुपया लगता। अब उसने यस जैसे ही रेंट पे लिया तो उसको बस सीधे पीरियोडिक मंथली या ईयरली पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो तो यस सर। पेमेंट अल्टीमेटली, एक बात बताओ, दोनों पहुंचेगा लोग तो वही अब, वही अल्टीमेटली। हाँ अल्टीमेटली फायदा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फायदा ही होगा, क्योंकि दूसरा भी तो अपना सोच रहा है, बात समझो ना। यस। हम्म? अब बस यही है, देखो अगर मान लो वैसे मैं 30 लाख का खरीदता, तो हो सकता है ऐसे मुझे 45 लाख पे करना पड़ेगा, बस मुझे ही पार्ट्स में करना पड़ेगा, क्योंकि उसको, उसने अगले पार्टी का सोचो जिसने लीज दिया है, ठीक है, उसने एसेट कितने में यस। खरीदा होगा, 30 लाख में। अब ये तो कंफर्म है कि ये 30 लाख पे नहीं देगा, उसको इतना से ज्यादा रिकवर करना है ना, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा, बात समझ यस रहे हो? सर। तो अगर देखो तो ओवरऑल तो लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे इस केस में आपको एक साथ लमसम में ज्यादा सारा पैसा नहीं पे करना है, ईएमआई के टाइप में पे करना है, यानी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो यहाँ पे ये फायदा हो जाता है इसके लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यस। इट इज अ रेंटिंग, बोल दिया बाद में कि ये एक तरह का क्या है, रेंटिंग है। इन अदर वर्ड्स इट इज अ रेंटिंग ऑफ द एसेट फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड, द ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड द लेसर। जो मालिक होता है वो लेसर होता है, और ये लेसी होता है, जो लेता है वो लेसी होता है। द लेसी पेज अ फिक्स्ड पीरियोडिक अमाउंट कॉल्ड एज लीज रेंटल टू द लेसर फॉर द यूज ऑफ द एसेट। अब उस एसेट को यूज करने से करता है तो वो उसको रेगुलर पेमेंट भी करता है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, इसमें एक बेनिफिट क्या होगा, देखो समझा ही देता हूँ मैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहा था इसको निगलेक्ट कर दूं, ये निगलेक्ट किया नहीं जाता हमसे, ठीक है, समझा ही देता हूँ। देखो दो पार्टी है, कितना पार्टी है, दो पार्टी। दो पार्टीज। एक है हमारा लेसर, कौन है, लेसर, यानी लेस। सिंपल ऑनर है वो, जिसका गाड़ी है, हम यहाँ पे एग्जांपल बस का ही लेंगे, ठीक है, ऑनर है ये। और ये है लेसी, ये यूज करेगा, क्या करेगा, यूज। अच्छा ये परचेज करेगा, ठीक है, और ये यूज यस। करेगा, ठीक है। अच्छा परचेज करते टाइम जो भी कॉस्ट होगा वो ये देगा। अच्छा इसको रिसीव क्या होगा, इसको
रेंट मिलेगा, लीज रेंटल, थोड़ा और टेक्निकल नाम दे देते हैं, लीज रेंटल मिलेगा। अच्छा, इसमें इसको क्या फायदा है? इसको फायदा ये है कि जिस चीज का कॉस्ट इसको 30 लाख पड़ेगा, हो सकता है उस एसेट के पूरे लाइफ में इसको उसी का 45 लाख मिल जाए। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। ओके। इसको क्या फायदा है? देखो, सब लोग अपना अपना फायदा ढूंढता है। ठीक है, इसको फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये कभी भी, देखो देखते हो ना कि मान लो कभी कभी होता है कि हमने एसेट खरीद लिया, उसका यूज ही नहीं कर रहे, तो ये यूज यस। जितना करेगा उतना ही पे करेगा, यूज पे पे है। समझ रहे हो बात? कल गए, 1-2 साल यस। बाद उसको अब बस चाहिए ही नहीं, तो फिर वो बोल देगा कि भैया रख लो, अब क्या इसको पेमेंट करना पड़ेगा? फिर बाद में नहीं करना पड़ेगा। नो सर। तो यही है कि जितना यूज करेगा उतना ही पे करेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यस। इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, तो वन टाइम पेमेंट नहीं है, तो उस पैसे को अपने मेन बिजनेस में भी यूज कर सकता है। तो मेरिट डिमेरिट समझ गए, दोनों का अपना मेरिट है, डिमेरिट है। लेकिन हम यहाँ पे जो यस। किसके एंगल से बात कर रहे हैं, इसके एंगल से बात कर रहे हैं। किसके एंगल से? इसके एंगल से, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसिंग का बात हो रहा है। किस चीज का बात है हमारा? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। तो इसको एक तरह से लोन मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो, तो यहीं पे यहाँ पे ये यही बात बोल रहा है क्या कि the term and condition regulating the lease agreement are given in the lease contract। अच्छा, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? लीज कॉन्ट्रैक्ट। उसी में लिखा होता है जो भी टर्म एंड कंडीशन होगा, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द एसेट गोज बैक टू द लेसर। अब जब भी वो पीरियड खत्म होता है तो वो एसेट लेसर के पास चला जाता है। ठीक है, यस सर। जिसका था एसेट, जिसने खरीदा था, उसी के पास चला जाएगा। लीज फाइनेंस प्रोवाइड्स एन important means of modernization and diversification of the firm। Such type of financing is more prevalent in the acquisition such as asset as computer हो गया, electronic equipment खरीदना, which becomes absolute quicker because of the fast changing technology। अच्छा, इस चीज का ज्यादा यूज वहीं पे है जहाँ पे टेक्नोलॉजी ज्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, यस सर। while making the leasing decision, the cost of the leasing an asset must be compared with the cost of the owning an asset। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा तुमको कि अगर तुम खरीदोगे तो कितना में पड़ेगा, अब तुमको अगर लीज पे लेना है तो कितना में पड़ेगा, उस हिसाब से तुम फर्दर डिसाइड करोगे कि तुमको लीज लेना है, लीज पे लेना है या खरीदना है। ठीक है, अब बात करते हैं यस इसका सर। मेरिट क्या है। the important merits the important merits of lease financing is as follows। it enables the lessee to acquire the asset with a lower investment। कोई स्टार्टिंग में पैसा उतना नहीं देना पड़ेगा, बस इंस्टॉलमेंट्स देना पड़ेगा, तो आपका चार्ज कम लगेगा। ठीक है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मेक्स इट इजियर टू फाइनेंस एसेट। ठीक है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब इसमें कोई क्रेडिट वर्दीनेस थोड़ी चेक करेगा। मान लो वो तुमको लीज नहीं दे रहा, यस। गाड़ी अपना उठा के ले जाओ, बात खत्म। बात समझ रहे हो? यस सर। लेकिन थोड़ा बहुत जरूर देखेगा। लीज रेंटल पेड बाय द लेसी आर डिडक्टेबल फ्रॉम द। अच्छा, देखो ये जो लीज रेंट, देखो, लेकिन ये वाला भी पॉइंट अच्छा नहीं है। ये बोला कि लीज पे जो तुम रेंट पे करोगे वो टैक्स से पहले माइनस होगा और अल्टीमेटली तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा। यही बात बोल रही है। ठीक है, एक बात बताओ, अगर हमने ओ। लीज पे नहीं खरीदा होता तो फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, यस सर। तो फिर तो वहां पे भी तो मुझे डेप्रिसिएशन मिल ही जाता है। तो फिर इस ये भी पॉइंट बना रहे हैं, अच्छा पॉइंट नहीं है ये। बात समझ रहे हो? बहुत यस बार मैं सर। इस बुक को काटूंगा। ओ। ठीक है, लेकिन बात है कि उनको भी पॉइंट तो बनाना पड़ेगा ना, पॉइंट देना पड़ेगा ना 4-5, तभी तो काम चलेगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप ऑफ द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। एक बात बताओ, अगर मैंने शेयर इशू करवाया होता उसके बदले, तो बताओ ऑनरशिप कम होता है या नहीं होता? ऑनरशिप डाइल्यूट होने का मतलब पता है या नहीं पता, ये बताओ। यस सर। ऑनरशिप डाइल्यूट होना कि मान लो तुम अभी कितना भाई हो? हाँ। कितने भाई हो तुम? अकेले हो या भाई है और? कजिन है। नहीं नहीं, अपने भाई सिस्टर। कितने? नहीं, अपने तो नहीं है। मान लो तुम अभी सिंगल हो, तो पापा का सब कुछ तुम्हारा है। अब अगर 2 भाई हो जाओगे, तुम्हारा एक और भाई हो जाएगा मान लो, तो बताओ तुम्हारे पापा का जो भी वो 2 में डिवाइड हो जाएगा अल्टीमेटली। डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं डाइल्यूट होना। ठीक है, तो और डाइल्यूट कब होता है? केवल शेयर के केस में। कब? शेयर के केस में। शेयर्स के ठीक केस है, में। तो इस केस में डाइल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ये एक एडवांटेज हो गया इसका। द लीज एग्रीमेंट डजंट अफेक्ट द डेट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द इंटरप्राइज। देखो एक और चीज देखो, जैसे मान लो हर लोग का, कंपनी का, सभी का अपना एक क्रेडिट लिमिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट क्रेडिट लिमिट। लिमिट। मान लो मेरा क्रेडिट लिमिट है 1 करोड़। ठीक है,
अब मैंने अगर एक बैंक से 1 करोड़ लोन ले लिया है, तो क्या दूसरे बैंक से फिर से जाके उससे भी 1 करोड़, तीसरे से 1 करोड़ ऐसे ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। बात समझ रहे हो? क्योंकि यस एक बैंक से जैसे ही मैंने लोन लिया, एक सिस्टम है जिसके थ्रू दूसरे बैंकों को भी पता चल जाएगा ये बात, ठीक है, जिसको CIBIL बोलते हैं, सीबिल, ठीक है। तो यही बात बोला कि जो मैंने यहाँ पे लीज एग्रीमेंट के थ्रू लीज रेंट पे लिया सामान, जो भी एसेट लिया, तो अल्टीमेटली तुम बोले तो लोन लिए, लेकिन इसका इफेक्ट उस पे क्रेडिट लिमिट पे नहीं पड़ता है, ठीक है। यस द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस इज बोर्न बाय द लेसर। अच्छा, अब देखो तुम तो टेक्नोलॉजी में अगर जैसे ही चेंज आया तो मैं उस एसेट को किसको दे दूंगा? ले जाओ वापस, अब मुझे कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो रिस्क यस है टेक्नोलॉजिकल चेंज का, वो किसका हो गया? लेसर का हो गया, ठीक है। यस मान लो मैंने आज कोई सामान लीज पे लिया, अब 2-4 महीना बाद ही वो चेंज हो गया, कुछ नया टेक्नोलॉजी आ गया, तो बताओ उस केस में मैं फायदा में हो गया ना? तो यही बात बोल रहा है ये। यस अगर खरीद लिए होते तो फिर हमको पुराने वाले ही टेक्नोलॉजी के पास के साथ जाना पड़ता। तो यहाँ पे ये बेनिफिट था कि उसको वापस करो और कहीं और से या उसी से दूसरा वाला एसेट ले लो जो करंट टेक्नोलॉजी का है, एडवांस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ओके बात करते हैं हम लिमिटेशन का। द लिमिटेशन ऑफ लीज फाइनेंसिंग आर एज फॉलो। अ लीज अरेंजमेंट मे इंपोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एसेट। अच्छा, अब एसेट का ऑनरशिप उसका है, तो वो ये बोल सकता है कि आप इस एसेट का ऐसे यूज मत करना, ऐसे मत करना, तो थोड़ा सा बाउंडेशन होता है, ठीक है। For example, it यस may not allow the lessee to make any alteration or modification in the asset. यानी कि उस एसेट पे आप अल्टर नहीं कर सकते हो या एसेट को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगला है, the normal business operation may be affected in case of lease is not renewed, ठीक है। मान लो अब मैंने बस खरीदा अपने स्कूल के लिए, बस लीज पे लिया था, ठीक है। अब हुआ क्या, यस 1 साल का लीज था मान लो, या 10 साल का था। जैसे ही 10वें साल पे गए, फिर मैं अगर सब कुछ सही चला तो मैं क्या बोलूंगा उसके साथ कि अब आप इस लीज को और एक्सटेंड कर दो, ठीक है, एक्सटेंड कर ले। अब वो मना कर रहा है, बताओ लास्ट में एक कुछ ऐसा दिन भी तो आ सकता है जिस दिन मेरे पास वो है ही नहीं, बस बोलेगा कि वापस करो, फिर मेरा जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन था वो अफेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यस यानी लीज हमेशा रिन्यू कराना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। It may result in higher payout obligation in case of equipment is not found useful. The lessee offer premature termination of the lease agreement. अच्छा, मान लो हमने एक लीज का एग्रीमेंट कराया था 10 साल का, ठीक है। तो बताओ मुझे उसको कितना दिन यूज करना चाहिए था? 10 साल। अब यस 2 साल बाद मुझे लग रहा है कि अब उस चीज का जरूरत मुझे नहीं है, तो 2 साल बाद ही अपने एग्रीमेंट को हमें क्लोज करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो एक बात यस बताओ, जो लेसर है वो मेरे से बोलेगा कि नहीं कि आप पहले ही टर्मिनेट करो तो इसका कुछ पेनल्टी लगेगा, तो पेनल्टी के रूप में मुझे हायर पे आउट देना पड़ सकता है। समझ के बाद ओके अगला हमारा द लेसी नेवर बिकम्स द ओनर ऑफ द एसेट। लास्ट में जब हमारा लीज पीरियड खत्म होता है, तो जो भी लेसर का जो एसेट होता है, इस लेसर का वो एसेट होता है, इसको फिर बाद में वापस हो जाता है, ठीक है। यानी वापस ही करना अल्टीमेटली जो होगा हमारा लेसी है उसको उस एसेट का ओनरशिप नहीं मिल पाता है, नहीं मिलता ठीक है। तो इसका मतलब ये है हमारा कि हमारा लीज वाला भी खत्म हो गया, लीज फाइनेंसिंग भी ओवर हो गया, ठीक है। यस तो इस वीडियो को यहाँ पे हम बंद करते हैं, अगले वीडियो को हम पब्लिक डिपॉजिट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, अच्छा पॉइंट है, और थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल अप्रोच का चैप्टर है, तो इसमें आपको उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, मजा आ रहा होगा वैसे पढ़ने में, 100% थ्योरेटिकल नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर बंद करते हैं वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, बाय।